साकिब निसार साहब को कैसा पाया आपने इस तमाम टेन्योर के अंदर बहसीत चीफ जस्टिस? उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए। साकिब निसार साहब एक ताकतवर चीफ जस्टिस गुजरे, बजाय ये कि वो अदालती रिफॉर्म्स करते, उन्होंने जाके एजेंसियां दी टाउटी करनी शुरू कर दी। इमरान खान का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? हमेशा जेल च रहेगा, ख्वाहिश दैडिया होएगा, ये जेल च रहेगा। अच्छा। तुसी जिन्ना मर्जी जोर ला लवे, इमरान खान साहब कम अज कम मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक ना अगले 3-4 साल जड़ा ना वो बाहर नहीं आंदा। 6 जजेस का खत, इस खत को कैसे देखते हैं आप? क्या ये क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रेशराइज किया जाता है, आप भी वही बात कर रहे हैं कि प्रेशराइज होते हैं, वो भी वही बात कर रहे हैं, अदलिया को आज़ाद होना चाहिए। ये 6 जज साहबान के ऊपर मैंने तो अपनी सुप्रीम कोर्ट में जो आईनी दरख्वास्त दी है, बड़ा स्पेसिफिक इल्जाम लगाया कि ये इन्होंने 3 किस्म के माफियाज का एजेंडा सर्व किया है। पहला, तहरीक इंसाफ के बयानियों को इन्होंने बढ़ाया, जो तहरीक इंसाफ का बयानिया है वही इन जज साहबान का बयानिया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुएब भट्ट है और आप देख रहे हैं ये स्पेशल पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं वक्तन फ़वक्तन, और आप तक लेके आते हैं कुछ ऐसी बातें जो शायद आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे ना सुन सकें, ना सुन पाएँ और शायद वहाँ तक आ भी ना पाएँ। तो आज का जो पॉडकास्ट है बड़ा स्पेशल है, मेरे पुराने दोस्त के साथ है, हमारे कोलीग रह चुके हैं और अभी अदालती निज़ाम को पूरी तरह खोल के आपको दिखा रहे हैं। मियां दाऊद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैंने अपना तारुफ जो है ना वो छोटा कर दिया क्योंकि मैं चाहता था कि आपसे बातचीत को ज़्यादा वक्त दिया जाए। अच्छा मियां साहब, सहाफ़ी के बाद आप आए हैं अब वकालत में, और वकालत में जब आए हैं, जिस तरह आपने सहाफ़त खोल के की, वैसे आपने अदालत भी खोल के रख दी। ये अदालती निज़ाम को तो आप काफ़ी बेहतर समझ चुके हैं, कैसा है पाकिस्तान का अदालती निज़ाम? देखिए, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम अगर अकेडमिकली और थ्योरेटिकली बात करें तो ये बड़ा बेहतरीन है, और इस निज़ाम की वजह से ही आज के दिन तक पाकिस्तान जो है वो कायम दायम है। क्योंकि हमारा ये ईमान की हद तक अकीदा है कि जब तक एक भी जज जो है वो इंसाफ फराहम कर रहा है, मेरिट के ऊपर फैसले कर रहा है, तब तक जो है इस निज़ाम को कोई ख़तरा नहीं है। मसला वहाँ से दरपेश आ जाता है भट्ट साहब, जब ना अदालती निज़ाम के अंदर कुछ काली भीड़ें जो हैं वो मुख्तलिफ शक्लों में घुस जाती हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं अपनी बरादरी, अपने वकला की बात करता हूँ। सबसे पहले हम वकला की तरफ से काली भीड़ें जो हैं वो इस जुडिशल सिस्टम में घुस जाती हैं। मियां साहब, आप बिल्कुल, यानी कि ना आपने बिल्कुल दलेरी से कह दिया, वकला के ऊपर भी आपने जी, ऐसे ही क्वेश्चन है मार्क सर। डाल दिया। अगर मैं सबसे पहले अपना एहतसाब नहीं करूंगा, अपने गिरेबान में नहीं झांकूंगा भट्ट साहब, तो मैं अखलाकी तौर के ऊपर किसी दूसरे को इल्ज़ाम देने की अखलाकी तौर के ऊपर एलिजिबिलिटी नहीं रखता। बिल्कुल ठीक है। कैसे वकील कैसे असरअंदाज हो रहे हैं? वकील ऐसे असरअंदाज होते हैं कि जब आगे से जज साहबान जो हैं वो बिकने के लिए तैयार बैठे होते हैं, तो फिर वकला साहबान जो हैं वो उनको खरीदने के लिए तैयार बैठे होते हैं। और फिर वकला के पास जो पार्टियां होती हैं, दोनों तरफ से फ्रीक होते हैं ना, एक पिटिशनर साइड है, एक दूसरी रिस्पोंडेंट साइड से, वो दोनों तरफ से कोई ना कोई पार्टी को पता चल जाता है कि ये जज बिकने वाला है, ये जज अप्रोच होने वाला है, ये जज सिफारिश से मान जाएगा, या ये जज किसी दबाव का शिकार जो है वो हो सकता है। तो ये पता चल जाता है कि कौन बिकने वाला है, कौन खरीदने वाला है? आम रेपुटेशन है भट्ट साहब। ये आप अदालतों में जाए ना, जो रोजाना की प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं उन सबको ये आम बातें पता होती हैं, कोर्ट रूम्स के बारे में, जजेस के बारे में, कौन बिकने वाला है, कौन दबाव वाला है, कौन रिश्वत लेने वाला है, कौन इनकॉम्पिटेंट है, किसको वकील चक्कर दे के अपना रिलीफ ले सकते हैं। इस निजाम के अंदर सारी चीजें हैं, तो और ये सारी चीजें चलती हैं। इसका अकाउंटेबल कोई नहीं है, मतलब इसको देखना। ये बदकिस्मती कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी की कभी अकाउंटेबिलिटी हुई नहीं, या होने नहीं दी। आप बिल्कुल ऐसे कह लें कि होने नहीं दी, जैसे आज भी नहीं होने दी जा रही। हाँ, ऐसे भी कह लें आप। ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में भट्ट साहब पहली दफा सुप्रीम कोर्ट की सतह का एक जज मज़ाहर नकवी वो करप्शन चार्जेस के ऊपर निकला। करप्शन चार्जेस क्या थे? सारे डॉक्यूमेंटेड थे। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मैंने सबसे पहले वो कंप्लेंट दायर की फरवरी 2023 में। मैंने सारी डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड के ऊपर लेके आया, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर 45 मिनट 50 मिनट मुसलसल बहस की, अपने दलाइल दिए, मज़ाहर नकवी साहब की मौजूदगी में दिए। फिर उसका कोई उसके बाद चलिए इसको दोबारा से जरा मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त जरा सुन लें। आपने कहा अब ये पिटिशन लेके क्यों गए आप, ये जुडिशल काउंसिल में क्यों गए, क्या वजह थी आपकी? कोई आपकी पर्सनल वेंडेटा था, कोई पर्सनल एनिमोसिटी, कुछ भी था क्या? आपको तंग करते थे मज़ाहिर नकवी साहब? नहीं, मज़ाहिर नकवी साहब ने तंग क्या करना हमारे जैसे लोगों को। हमारे जैसे लोग ना जी भट्ट साहब, आप जानते हैं, इकट्ठे हमने जर्नलिज्म की है, मेरी शोहरत भी सबको पता है जी, ऐसे ही मेरी फेसबुक, मेरी टाइमलाइन सबके सामने ओपन किताब की तरह। वो वैसे अंदर एक ना मजाज के अंदर है कि गलत काम को जब आप कहने की पोजीशन में आ जाएं, आपको हालात सूटेबल लगें, आप उसको चैलेंज करें, आप उसकी निशानदेही करें। जब तक हम सहाफ़ी थे, रिपोर्टर थे, तो तब तक तो हमारी इतनी की जिम्मेदारी रहती थी जो कि होनी चाहिए एक सहाफ़ी की, कि मैंने सिर्फ निशानदेही करनी है, आईना दिखा देना, उसके बाद की जिम्मेदारी मेरी नहीं है।
लेकिन वकील बनने के बाद थोड़ी सी अजाफी जिम्मेदारी मिल तो आप गई। चले गए अदालत में? अदालत चले गए। फिर जब अभी जो मुजाहिर नकवी साहब हैं जज हैं और आप चले गए अदालत में, आप पे प्रेशर नहीं आया? बड़ा प्रेशर आया। क्या प्रेशर आया? प्रेशर ऐसा आया कि जितनी भी मुजाहिर नकवी साहब जैसे जजेस की बाकियात थी, इवन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने टफ टाइम करना शुरू कर दिया। क्या करते थे? मसलन मैं अपने किसी रूटीन के केस में पेश हुआ हूं तो जज साहब एवं ही मुझे डांटी जा रहे हैं या बिला वजह। क्यों? अच्छा। क्योंकि उनको दुख ये है कि हमारे भाई को ये ले दे गया है। और कुछ जज साहबान ने तो ये आप कह लें कि मैसेज कह लें, साथी वकला के जरिए कह लें कि यार इससे अदलिया का कोई नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मैं उनको ये कहता था कि किसी भी मुआशरे में, किसी भी महकमे में, किसी भी अदारे में जब आप करप्शन खत्म करने की तरफ चलते हैं तो वो अदारे उससे मजबूत होते हैं, कमजोर नहीं होते। अच्छा, जब आप ये कर रहे थे तो आपके वकला की तरफ से प्रेशर भी आया? कभी कोई इतना प्रेशर आ गया कि आपको उस टाइम पे लगा कि अब मैं ये छोड़ देता हूँ यार, वाकई पीछे हो जाता हूँ? नहीं, ऐसा प्रेशर कभी भी नहीं आया, क्योंकि एक ट्रेनिंग हो चुकी हुई है। रिपोर्टिंग करते करते बड़ी बड़ी खौफनाक खबरें दी, प्रेशर आते होते थे। ये मेरी जिम्मेदारी है ना, बिल्कुल ठीक है, बतौर वकील, बतौर जर्नलिस्ट, ये मेरी जिम्मेदारी होती थी। रिस्पांसिबल सिटीजन आपकी जिम्मेदारी होती थी कि मैंने प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। ठीक है। ये क्या बात हुई, मैंने खबर दी है, बाद में माफी मांग लूं। सबसे ज्यादा प्रेशर क्या आया? सबसे ज्यादा प्रेशर ये आया कि कॉमन दोस्त कुछ थे जो मुजाहिर नकवी साहब के भी जानने वाले थे। वो मेरे तो बाकी सारे दोस्त ही मुझे जानते हैं कि मैं किस तरह के मिजाज का बंदा हूँ, बिकने वाला हूँ या नहीं बिकने वाला हूँ। लेकिन फिर भी एक बड़ा ही करीबी दोस्त जो बड़े हालात तो वाक़यात को सब जानता था, वो एक दिन आ गए। मुझसे बड़ी उम्र में बड़े हैं, लाहौर के बहुत सारे सहाफ़ियों के साथ, वकला के साथ उनके ताल्लुकात हैं। अच्छा, नाम बताएंगे या नहीं? नाम नहीं बताना। अच्छा, ठीक है, मैं प्रेशर भी नहीं डाल रहा। वो आगे रात के वक्त मैं अपना केस तैयार कर रहा था, दफ्तरी बैठा हुआ था, तो आगे कहते क्या हाल चाल है? मैं कहा ठीक ठाक। बड़े अरसे के बाद मैंने कहा आए बैठे चाय शे पीते हैं। मैंने पूछा कि मियाँ साहब खैर है कि तुसी इस टाइम आ गए हो? चलो यार दसदा तुसी मियाँ ने ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਰਾ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਪ੍ਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਅਰਾਈ ਪਰਵਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। भी कहता मियाँ अराई है, ठीक है। वो बड़े चुन के उसको ना लेके आए कि ये एक बंदा है जिसको दाऊद इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। उनको लेके आए, कहते यार वो ना बातें बूतें करते रहे। मैं क्या मियाँ साहब तुसी कदी मेरे नाल इस तरह की गुफ्तगू नहीं की, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਜੀ? ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਨਕਵੀ ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਰੀਬੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ यार आप दाऊद को सिर्फ इतना कहें कि वो मुंह मांगे पैसे ले ले और वो और उसकी फैमिली पाकिस्तान छोड़ दे, रेफरेंस हम खुद ही संभाल लेंगे। मांगे पैसे ले ले, पैसे। जी जी। और उसके बाद उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं कोई चीज़ा लैन वास्ते पूछे, मैं कहा मियाँ साहब किन्ने के पैसे? कहते वो 40 करोड़ रुपया थले डाला पूरा भरया आ, वो थले लैके आए ने। 40 करोड़ रुपया का डाला वो थले लैके आए ने। अच्छा, मैं हैरान हो गया। मैं क्या मियाँ साहब 40 करोड़ आ गया, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ 40 ਕਰੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੈਂ 3 ਮਰਲੇ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਹੋ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ने, हैदर अली ते मोहम्मद इब्राहिम। मैं ये चाहता हूँ कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, वो पाकिस्तान की तारीख में इस बात से पहचाने जाएँ कि ये उस बाप के बेटे जा रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से सबसे बड़े डॉन नुमा जज को मेरिट के ऊपर, करप्शन की बुनियाद के ऊपर अदालत से निकलवाया। वाह वाह। वो 40 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा कीमत होगी, पैसा आनी जानी चीज है। अच्छा, फिर ये जो तमाम केस चल रहा था, मतलब एक तो उन्होंने प्रेशर डलवाया, पैसा भी सारा कुछ इन्वॉल्व किया, वो जब रिजाइन कर गए तब क्या सूरत हाल बनी, वो क्या सिचुएशन थी? मैं मुज़ाहिर नकवी साहब लाहौर हाई कोर्ट में थे, तो मैं कोर्ट रिपोर्टिंग करता था, तो मैं तो बड़ी बहुत सारी और भी चीज़ें जानता था इनके बारे में। सब जजों के बारे में जानते हैं, कौन से अच्छे जजेस हैं, कौन से अच्छे जजेस नहीं हैं। तो मैं, सब लोग कहते थे कि नहीं, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट, कोर्ट रिपोर्टर, इस्लामाबाद के कोर्ट रिपोर्टर कहते थे कि नहीं मुज़ाहिर नकवी साहब विल फाइट बैक, ये करेंगे वो करेंगे। मैं क्या मुर्शिद, इन्हें पास जाना है इन्हें अपना रिजाइन लेके जेब च पाया होया, जिन्होंने पता लगा ना मुज़ाहिर नकवी नूं कि लो हुण मैं गया, ये फौरन रिजाइन दे देगा, और वही होया। मेरी बैट लगी, मैं नाम बता देता हूँ आपको, असनाद मलिक साहब हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के रिपोर्टर हैं। अच्छा, हाँ जी, उनके साथ मेरी बैट लगी। वो कहते कि नहीं नहीं वो लड़ रहा है, वो कंटेस्ट करेगा। मैं क्या मुर्शिद भजेगा, तो वो भज गया, बिल्कुल भज गया। तो नजर आया सारे, यानी ऐसी देखिया ये सारा कुछ आपने कर लिया और ये केस बड़ा अच्छा हो गया। मैं आपके पहले सवाल की तरफ आऊँ ना, वो कहते ये निज़ाम अदल, हाँ। ये निज़ाम अदल जो है ना, इस तरह के लोगों की वजह से, इस तरह के
लोगों के टाउट वुकला की वजह से सिर्फ बदनाम है। आप देखें यतीम बच्चों की प्रॉपर्टी खा गया ये बंदा, दादा लगाए टेक्निकल तरीके से। क्यों? जज है, कोई पूछ नहीं सकता। आज भी वो प्रॉपर्टी खा गया मिली भगत करके। जिवें लाहौर च आम पाकिस्तान च खरीदते ने 100 दी चीज है डिस्प्यूटेड है, चुआनी च खरीद लीती। हाँ जी, ਵੱਡੇ ਡੌਨ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਵੱਡੇ ਡੌਨ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਡੌਨ ਜੀ, ਨੇ ਹਲਕੀ ਇੰਜ ਫੁਲਕੀ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੀਤਾ। ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਗਰਜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ WhatsApp ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਰਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਰਦਾ, ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸਾਫਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਾਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰਾ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੂਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ, ਵਰਕਿੰਗ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਤੂਨ ਬੀਬੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਧੀ ਭੈਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ PTI ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕੇਸ क्यों लेता? केस लेने की वजह बनी परसा, मैं दफ्तर बैठा हुआ था, तो एक आप कह लें कि मेरा कॉमन फ्रेंड दोस्त इकट्ठे, हमने क्लास फेलो थे मेरे, वो आए हाई कोर्ट आए, तो कहते यार मैंने ना दोपहर का खाना तेरी तरफ खाना है। ये अक्सर मेरे हल्का बाप के दोस्त जो बाहर से आते हैं ना, डेरा बना के आप दफ्तर चलाईदा चावां चल रही हैं, बेली सज्जन आ रहे हैं घर। मैं क्या बिस्मिल्लाह आ जाओ। वो आए तो साथ उनके ना ये इनकी फैमिली भी थी, नवीद की फैमिली भी थी। अच्छा, तो मैंने पूछा कि बैठो खाना शुरू करा। हमने वो बिरयानी मंगवाई, खानी शुरू की। तो मैंने कहा खैर ना लाहौर आए सी? वो कहता यार कि हम ना मशवरा करने आए थे, ये वो वजीराबाद वाली फैमिली है, इनका केस नहीं कोई वकील कर रहा। क्यों? मैं क्या की मतलब कोई नहीं कर रहा? कहता 2 महीने हो गए नवीद का रिमांड चल रहा है, तो कोई भी वकील जो है ना उधर का, वो वहाँ पे पेश नहीं होता। इस प्रेशर की वजह से इमरान खान, PTI, ट्रोलिंग, बहुत बड़ा केस है। नून लीग का इस वजह से कोई नहीं पेश होता कि साढ़े छाप लग गया नहीं। पीपल्स पार्टी भी नहीं पेश हो सकती, काफ लीग का भी कोई वकील नहीं पेश हो सकता। और जो ज़िले के आम वकला हैं, उन बेचारों के अंदर इतनी सख्त नहीं है कि दे कैन फेस इमरान खान, PTI, ट्रोलिंग। फिर मेरी रिपोर्टर वाली हिस्ट्री समझ गया मेरी रिपोर्टर वाली, मैं क्या मुर्शिद मैं इन्होंने केस मुफ्त करना, ठीक है, इन्होंने को मेरे नाल हामी भरन, लेकिन ये पिछे नहीं हटणगे। ठीक है, जो भी इन्हों के केस का रिलेट बनता, अमानन कुरानन ईमानदारी नाल इन्हों केस करेंगे, पीछे नहीं हटणगे। वो उसको बात को समझ आएगी। अब वो भी मुझे जानता कि मैं सबका जर्नलिज्म करता हूँ, रिपोर्टर रहा। वो हमने वहीं पे बैठ के डन किया, वकालतनामा साइन किया। 3 तारीख को मियाँ साहब गुजरा वाला थे अपनी गड्डी फिर बस उसके बाद रिकॉर्ड जब देखा, व्हाट्सएप रिकॉर्ड के मुताबिक तो नवीद मुल्ज़म ही नहीं है। आप और आप जो हैं, आप उसकी माँ को उठा के उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, उसके सामने उसके भाइयों को उठा के तशद्दुद कर रहे हैं और उससे कबूल करवा रहे हैं कि तुमने ये सारे काम किए हैं। केस क्या था, मतलब हुआ क्या था वहाँ पे? वो वजीराबाद में इनका एलिगेशन ये है प्रोसिक्यूशन का, FIR का, कि जी एक लड़का है नवीद, वो आया है, उसने फायर की गोली इमरान खान को पिंडली पे लगी, और बाकी कुछ लोग जो हैं, अहमद चट्ठा साहब वगैरह बाकी जो है वो जख्मी हो गए। जी, उनके पेट में लगी है कि अहमद चट्ठा के तो पेट में लगी ना, पेट में बकौल उनके पेट में लगी, वो लगी है। और कुछ की शलवारों के बीच में से 5-6 गोलियां निकली। वो गवर्नर था बस वो सारे। अच्छा, वो अब ये आप देखें कि यहाँ बैठे हुए हैं, वो नीचे एक बंदा खड़ा है और ये आगे मेरे पूरा एक लोहे की चादर है। वो वहां से फायर मारता है, तो आप वो पिंडली के ऊपर लाके वो फायर दिखा दें, कैसे पहुंच सकता है किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से। 9mm का तो बिल्कुल भी नहीं आता। 9mm का था। अच्छा, आप ऊपर से भी, जो PTI का मौकफ है ना, कि ऊपर से भी कुछ लोग थे साजिश करके इमरान खान साहब को फायर कर रहे, वो ऊपर से भी अब अगर कोई बंदा फायर मारता है ना, तो वो इमरान खान साहब की पिंडली तक नहीं पहुंचता। ठीक है। अच्छा, लेकिन चादर में सुराख थे, पिंडली तक वो नहीं पहुंचता। ठीक है। चादर, अच्छा, अब चादर पे सुराख होने से पहले ना हमने वो इब्तिसाम जो लड़का जिसने पीछे से पकड़ लिया, हाँ, उसका इंटरव्यू भी रिकॉर्ड पर मौजूद है, उसका बयान भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। वो ये कहता है कि जब नवीद ने फायर करने की कोशिश की तो मैंने उसे पकड़ के उसका फायर ऊपर को चला गया, वो ब्रस्ट पूरा चल गया। अच्छा, अब जब वो नक्शा मौका ना, फौजदारी कानून में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है, नक्शे मौके के मुताबिक वो मुल्जम नवीद को इब्तिसाम पकड़ रहा है और उसका फायर ऊपर को चल गया, उसके तो फायर की डायरेक्शन भी जो है वो कंटेनर की तरफ नहीं बन रही, तो फिर नवीद का फायर तो नहीं ना उसको लगा। ठीक है, लेकिन नवीद गन लेके गया था वहां पे।
नवीद का ये, वो नवीद नहीं है, नवीद का ये मौकफ है कि मैं तो 2 दिन पहले से इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया हुआ है। तो वो कौन है जो पकड़ा गया था? मैं बताता हूँ, वो वही है जो 2 दिन पहले इन्होंने पकड़ा। इनके पास एक भी ऐसा सबूत नहीं है जिसमें ये, इनके सारे बयानात जो मौके के हैं वो ये कहते हैं कि वो जो हमलावर है वो भाग गया। जब वो भाग गया है तो फिर आपने ये बंदा किधर से प्रोड्यूस कर लिया? और एक बंदे को हिट हुआ, सर पे गोली लगी, जो एक बंदा शहीद हुआ वहां पे। हमारा ये उस जो एविडेंस चीजें सामने हमारे पास मौजूद है ना, उससे हमें ये तासुर मिलता है कि वो इमरान खान के कंटेनर्स पे जो फायर हुआ ना, वो वीडियो वाला फायर होता नजर आता है, वो चमकता है, वहां से फायर होता है, वो उसको लगा, जो गार्ड्स ने किया। और जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट्स हैं वो दोनों इस बात को सपोर्ट करती हैं कि बुलेट बड़ी गन, बड़े वेपन का। जो मुबैना मुल्जम है उस पे इल्जाम, उसको हाथ में पिस्टल पकड़ा रहे हैं, उसको फायर जो है वो बड़ी गन का लग रहा है, तो फिर उसका तो ना लगा, फिर वो भाग भी गया। फिर आप इस बात पे कायम है कि वो मुल्जम भाग गया मौके से, तो फिर वो आपने एक जाली बंदा पकड़ के गिरफ्तार हमने वीडियो में देखा कि नवीद गोली चला रहा है। बिल्कुल, एक बंदा गोली चला रहा है, बंदा गोली, अच्छा वो नवीद नहीं है? वो नवीद नहीं। तो वो कौन है? वो तो पीटीआई तहरीक इंसाफ वालों कहते हैं कि वो भाग गया। तो ये कौन है जो पकड़ा गया? इसको 2 दिन पहले उनको पकड़ा। भट्ट साहब मैं तो कंफ्यूज हो गया, मतलब किसी को भी नहीं समझ आती ना, क्योंकि जो भी बंदा रिकॉर्ड पढ़ेगा उसको समझ आ जाएगी, जो रिकॉर्ड नहीं पढ़ेगा उसको समझ नहीं आएगी। अच्छा, फिर पीटीआई ने मशहूर किया एजेंसियों ने हमला कराया, तो अगर एजेंसियों का हमला था, एजेंसियां हमला करान तो बंदा बच जाए मतलब एजेंसियां हमला करान तो बंदा बच जाए ते होया की है फिर? मतलब ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ 6ਵੇਂ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਜੰਸੀ है वो हमला करा ली तो बंदा बच जाए। और एजेंसियों ने एजाज चौधरी को एक दिन पहले बता दिया, अच्छा, तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी को एक दिन पहले बता दिया, उनकी ट्वीट रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, मैं सफा मिसल पे लेके आया हूं कि वजीराबाद में फलां जगह पे फलां वक्त के ऊपर इमरान खान पे हमला होगा। आफरीन नहीं है ऐसी एजेंसियों के ऊपर अच्छा जी, वो भी हो गया, एग्जैक्टली वैसे ही हो गया। प्रॉब्लम ये थी, आप उससे पहले ना, उस वजीराबाद वाले हमले से पहले, इमरान खान पर हमले से पहले आप ये देखें कि इमरान खान साहब अपनी रैलियां निकाल रहे थे, उनके पास रैलियों में बंदे नहीं थे, फुटेज रिकॉर्ड में देख लें। जैसे वो हमला हुआ, लाहौर में मैं तो कवर कर रहा था, बंदा ही नहीं था। और जब वहां पे हमला हुआ तो उसके बाद आप देखें बंदा ही बंदा उठा के आपने खुद हमला करवाया, तहरीक इंसाफ ने खुद सारा ड्रामा क्रिएट करवाया। अच्छा, और उसके बाद अभी अदालत में चल रहा है ये केस, अभी चल रहा है। बस नवीद की जमानत के लिए हमने, बाकी सारे मुल्जमों की जमानतें हो गई हैं और नवीद की जमानत रह गई है, वो हमने लाहौर हाई कोर्ट में दायर की हुई है। तो हो रहा है। अच्छा ये बताएं कि ये जब आपने केस किया, इसके ऊपर आपके पे क्या प्रेशर आया, किस तरफ से आया? सबसे ज्यादा प्रेशर ना तहरीक इंसाफ की तरफ से, ट्रोलिंग की शक्ल में आया। और क्या ट्रोलिंग करते थे, मतलब सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया के ऊपर गाली गलोच, जो आपको पता है इनका एक क्या कहते थे आपको, ज्यादा अटैच करते थे, इस्तेमाल करना, आपको एजेंसियों का टाउट कहते थे? जी वो एजेंसियों का कभी टाउट कह देते थे, कभी नून लीग का टाउट कह देते थे, कभी किसका टाउट कह देते थे। मैं कहा यार चलें, जिसका भी आपने टाउट करना कह दें, अब आप इससे आगे चले ना, केस पे आए। अच्छा, जब मज़ार नकवी साहब वाला इशू भी आया ना, तब भी यही इल्ज़ाम लगा कि ये एजेंसियों का टाउट है, ISI का टाउट है, ये नून लीग का टाउट है। फिर एक वक्त में मुझे जस्टिस काजी फाजिल साहब का टाउट बना दिया। तो मैंने कहा जी मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ, अब आगे चले केस पे। हाँ। केस पे नहीं आते, प्लेनेट पे ये एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया कि ये है। अच्छा मियां साहब, ये बातें तो सारी ठीक हैं, अब आप टाउट वाली बात है ना, मैं थोड़ा सा कटक रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा साफी मेरा खुल पे ना, मैं क्या, अगर मैं आपकी बातों का जवाब नहीं दे सकता तो मैंने मुर्शिद वकील किन्ने कहना है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इमरान रियाज साहब भी साफी हैं। अब शुरू में तो हम सारे कहते थे कि जी ये कहाँ से खबरें लेते हैं, हम सबको पता है। अब वो एकदम से बदल गए, ये क्या सिलसिला बना? आप बहैसियत सहाफ़ी आप इस सारी चीज़ को कैसे देखते हैं, सारे मंजरनामे पे आप क्या कमेंट करते हैं? मैंने भी 13 साल 11 साल 12 साल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में, लाहौर में साबित की, सेक्रेटेरिएट की भी रिपोर्टिंग की, क्राइम रिपोर्टिंग भी की, फिर फाइनली सबसे ज़्यादा कोर्ट रिपोर्टिंग की। हमारे सामने है जी, आपका करियर हमने देखा, सामने रिपोर्टिंग की। हर तरह की इंफॉर्मेशन हर तरह के लोगों से आती है, सहाफ़ी का, रिपोर्टर का हर तरह के लोगों से ताल्लुक होता है। इस शहर में, जिस शहर में भी सहाफ़ी काम कर रहे हैं, उसका वली अल्लाह से भी ताल्लुक होगा, प्रोस्टिट्यूट से भी ताल्लुक होगा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन का भूखा है, उसने वो इन्फॉर्मेशन लेनी है। उससे आगे उस रिपोर्टर की जिम्मेदारी शुरू होती है कि वो अपनी उस इंफॉर्मेशन को सहाफ़ती उसूलों के मुताबिक पहनावा कैसे पहनाता है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना और उसका काउंटर वर्जन लेना। ज़ुहैब भट्ट साहब के ऊपर कोई इल्ज़ाम, आपको इंफॉर्मेशन मिली है मुझे, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि पहले तो मैं अपने शऊर के मुताबिक ये जांच लूँ कि ये हो भी सकती है इन्फॉर्मेशन दुरुस्त या नहीं। अगर मुझे थोड़ा सा शक हो कि ये दुरुस्त है इन्फॉर्मेशन, तो मेरी ये अखलाकी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी खबर का सारा कंटेंट, सारी खबर जो है वो आपके साथ शेयर करके कहूँगा भट्ट साहब आप पे ये इल्ज़ाम है, इस पे अपना मौक़िफ़ दे दें, आप पर ये इल्ज़ाम है, आप इसका मौक़िफ़ दे दें। ये ठीक है। फिर इमरान रियाज साहब यहाँ से लैग कर गए,
वो एजेंसियां उनको खबर देती थी, वो चला देते थे। यार हीरो बन गए वो, झूठ बोल बोल के। अच्छा झूठ बोल बोल के। ठीक है, इसको झूठ वाली बात को मैं भी नहीं इस पे कमेंट करता, लेकिन जब आपने तो खुद अपने झूठ का एतराफ कर लिया कि एजेंसियां हमें कहती थी ये झूठे हैं, ये चोर हैं, तो हमने मान लिया। आप एक दफा उनसे भी पूछ लेते कि आप चोर है कि नहीं। जो इल्जाम आप पनामा के ऊपर लगा रहे हैं, शरीफ फैमिली के ऊपर लगा रहे थे इस तरह के यूट्यूबर्स के जरिए, वो सारे तो डिसाइडेड इशू थे। वो तो आप मुतल्लिका अदालतों से रिकॉर्ड निकलवा लेते, प्रोसिक्यूशन से रिकॉर्ड निकलवाते, तो बट सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। ये बड़े बड़े पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ी हैं, उमर चीमा है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, नदीम मलिक साहब हैं, तलत साहब हैं, बिल्कुल ऐसी है, ये सारे क्यों आज भी अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करके बैठे हुए हैं? ये काउंटर पूछ लेते हैं। पूछना भी चाहिए मियां साहब, ये जिस पे इल्जाम है उसे पूछना चाहिए। ये आपकी जर्नलिज्म की बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन इतने मशहूर कैसे हो गए, क्या लगता है आपको? यूट्यूब पे तो पकड़े ही नहीं ना गए, पाकिस्तान के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड यूट्यूबर्स में उनका नाम। ये एक एडमिटेड फैक्ट है, ये मैं तस्लीम करना चाहिए कि पाकिस्तान की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो प्रो पीटीआई यूथिया से जो है वो अटैच है। अच्छा, वो यूथियों से अटैच है, और बाहर के मुल्कों में सबसे ज्यादा यूथियों की क्लास है, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं। वो जब उनको अपनी मर्जी का झूठ करारे वाला बगैर कोई सबूत के नजर आता है, वो सुन के उसके ऊपर धमाल डालना शुरू कर देते हैं। इस वजह से वो पॉपुलर हो गए। आपका दिल नहीं करता कि आप भी थोड़े से प्रो पीटीआई होके अच्छे व्यूज कमा लें? अच्छा, मैंने सारी जिंदगी ना जी सबसे ज्यादा मोतलियां ना इसी वजह से काटी हैं कि सीधी सीधी खबरें दे देता था सहाफत में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये सब आगे हम चलते हैं। आगे जो सबसे अहम चीज़ है जो अभी मुझे नज़र आ रही है, जो अभी हमने देखा, रीसेंट वाकया है ये, क्या आप एक खातून के साथ खड़े हैं, एक रिपोर्टर उसका इंटरव्यू ले रहा है, वो खातून इल्ज़ाम लगा रही है पंजाब के सेक्रेटरी दाखिला के ऊपर, और वो कह रही है कि मेरी बच्ची का बाप है, नूरुल अमीन मेंगल उनका नाम है, लाहौर के डीसी भी रह चुके हुए हैं, कमिश्नर भी मेरे ख्याल से पोस्ट पे रहे हैं, इस्लामाबाद रहे हैं। तो ये तमाम माजरा क्या है? ये बच्ची जो सी है अम्बरीन सरदार, ये कहाँ से आई और क्या सिचुएशन हुई है? ये अम्बरीन सरदार साहब ना हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, फॉर्मर, और इनकी दूसरी शादी हो गई नूरुल अमीन मेंगल साहब से। बच्ची की पहली है, लड़की की पहली है? लड़की की पहली है नूरुल अमीन मेंगल साहब, इसके मुताबिक दूसरी है। आगे वल्लाह नूरुल अमीन मेंगल साहब की इससे भी ज्यादा है या नहीं है, ये वो जानते हैं, ये उनका जाती मामला है। जी ऐसे ही है। तो उसमें से इनकी एक साहबजादी पैदा हो गई, अलिया नूर उसका नाम है। वो 5 साल से तकरीबन उसकी 5 साल उम्र है, और वो ऑटिज्म की बीमारी का शिकार है। ठीक है। अब कुछ जर्नलिस्ट दोस्तों, इन्होंने अपना मेंटेनेंस का केस वगैरह जो है वो दायर करना था, तो किसी जर्नलिस्ट दोस्त के रेफरेंस से वो आए कि सिर्फ इसी वजह से आए कि आगे वो होम सेक्रेटरी है और वो तगड़ा है और वो असर रसूख वाला है, तो ये एक ऐसे वकील की तलाश में है जो इनका केस जो है कम से कम इसको ये यकीन हो कि वो बिक नहीं जाएगा और जिम्मेदारी से केस जो है वो परसू करेगा। इसी वजह से वो मेरे पास आए और हम उसका केस जो है वो कर रहे हैं। ये जो निज़ाम अदल वाली बात, आपने पहला सवाल फिर करूँगा, बट सबसे बड़ा पाकिस्तान के निज़ाम अदल का अलमिया पता क्या है कि जज तो बिकते ही बिकते हैं कुछ जजेस, लेकिन वकला भी बिक जाते हैं। एक पार्टी के क्लाइंट है, दूसरी पार्टी से पैसे उठा के उसके हक में पैसे, फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से उसके केस को ख़राब करते हैं। तो बस वो केस हमने वहाँ पे फाइल किया, और दो सिर्फ सादा सा केस है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि फैमिली केस है। ये इसमें प्रेशर अभी भी है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से या किसी जगह से कोई? वो अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी मेहरबानी ये की है कि मज़ार नकवी साहब वाले मामले के बाद ना अब कोई बंदा मेरे पे प्रेशर नहीं डालता। चले अल्लाह ताला ने कामयाबी दी आपको। ये उनको पता है कि यार इसने दबाव दे नाल को नहीं जी हटना उठना। सच्चे का मुंह सोचेगा बोल बाला और झूठे का मुंह काला, हमने तो यही सुना। अच्छा, दूसरी बात ये बी मरियम जुनसी हैं, खातून है, खवातीन के हकूक पे बड़ी बात करती हैं, तो उन्होंने इस बात को देखा, इसका नोटिस लिया है कि इस तरह एक बच्ची का इस तरह हमारी इस बात की कोई इतला नहीं है कि उन्होंने इसके ऊपर नोटिस लिया है या नहीं लिया। लेना चाहिए, ये अखलाकी तौर के ऊपर उनकी जिम्मेदारी है। देखिए भट्ट साहब, जहाँ पे हम फैमिली अदालतों में अक्सर ये देखते रहते हैं, और मैं हमेशा नाकद रहा हूँ उस मौक़िफ़ का, उस कैंपेन का जो मम्मी डैडी खवातीन जो है खवातीन के हकूक़ की चलाती हैं। अच्छा, मैं हमेशा उनका नाकद रहा। खवातीन के सबसे बड़े मोमबत्ती माफिया, वो मोमबत्ती माफिया, मैं बड़ा क्लियरली हमेशा इस बात का नाकद रहा। सबसे बड़ा औरत मार्च जो है वो पाकिस्तान की फैमिली अदालतों के अंदर करना चाहिए, रोज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उन फैमिली अदालतों में बड़ साहब 15-15 साल हो गए, 20-20 साल गुजर गए, उन खवातीन को अपनी बच्चियों का, अपने बेटों का खर्चे नहीं मिल रहे। मेरे पास एक केस आया, उसका रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है कि एक खातून ने अपनी बेटियों का खर्चे का केस दायर किया, उसकी बेटियां जवान होकर शादी के काबिल हो गई हैं और वो अभी भी उसको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा और वहां पे धक्के खा रही हैं। और वो बंदे क्या करता है, कभी लाख जमा करा दिया,
कभी 50,000 जमा करा दिया। हमारी अदलिया, हमारी हुकूमतें, मैं, आप, हम सारे अंधे गूंगे और बहरे बनकर ना जिंदगी गुजार रहे हैं और कह रहे हैं हम खवातीन के हकूक की बात करते हैं, और जहां पे खवातीन के हकूक की एक्चुअली बात करनी चाहिए वहां पे खवातीन के ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है और हमारी अदालतें कर रही हैं। एक और केस हमारे सामने आया कि खातून ने मेंटेनेंस का दावा दायर किया, उसके हक में फैसला हो गया। उन्होंने कहा जी कि आप अपने शौहर की जो जायदाद है ना वो अटैच करवा दें, आगे फिर नीलामी करवा लें। वो नीलामी करवाने के लिए जो प्रोसेस है वो पैसे है ना, बजाय ये कि वो खातून को मिलता, वो खातून अपनी जेब से बेचारी पैसे खर्च कर रही है कि नीलामी करा के मैंने पैसे दे दो, और एंड पे आके वो खातून भाग गई। ये है। तो मैं ये समझता हूँ कि मरियम नवाज साहबा जो है वो पंजाब की वज़ीर आला है, वो इस मामले को इंतजामी सतह के ऊपर देख के हल कर दें। जो मेरिट बनता है वो कर दें। अगर बच्ची ऑटिज्म का शिकार है, उसकी अद्वियात, उसकी केयर, उसकी तालीम पे ऊपर जो मैक्सिमम वो समझती हैं। वैसे मैं इस बात पे हैरान हो रहा हूँ कि एक बाप है तो वो किस तरह अपनी बच्ची को इस तरह छोड़ चुका हुआ है और कुछ भी नहीं देख रहा उसको। ये बदकिस्मती है, बदकिस्मती, स्पेशली बच्ची को लेके, स्पेशली बच्ची को। आम बच्ची, किसी की आम बच्चियां हो ना, बट सब हम बड़े आप सबसे ज्यादा फील्ड में काम करने वाले बंदे, आप ऐसे वाकया देखते होंगे, लोग किसी के बच्चे को या बच्ची को ना वैसे उसके सर के ऊपर हाथ रख के इजाफी चीजें मदद करते हैं, चैरिटी करते हैं। ये इसकी अपनी बेटी है और बीमार है, स्पेशल बेची है तेरी, और वो हैरानगी है मुझे, वो अपना खर्चा लेने के लिए अदालत गई है। ये इतनी बात ही नूरुल अमीन मैंगल साहब के लिए काबिल शर्म है। अगर उनके अंदर किसी किस्म की कोई गैरत, कोई अखलाकियात होना, तो एक बाप के लिए जो ऑफिसर है, अच्छे पैसे कमाने वाला, उसके लिए यही शर्म से डूब बनने की बात है कि उसकी बेटी जो है, बीमार बेटी, वो अदालत में खर्चा लेने के लिए पहुंच गई। ओहो अस्तगफिरुल्लाह। मज़ाहिर नकवी के बाद इजाजुल एहसन साहब भी चले गए जी। ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? वो इजाजुल एहसन साहब को पता लगा कि ये अगला फायर मेरी तरफ है। आप तैयार थे? आप बिल्कुल तैयार थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सामान इकट्ठा कर लिया? सामान तो इकट्ठा कर लिया हुआ था 1.5 साल पहले। हमारे लाहौर में एक जर्नलिस्ट है शाहिद असलम साहब, हाँ। कुछ चीज़ें तो बतौर रिपोर्टर हमें भी उस वक्त पता थी, लेकिन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था। शाहिद असलम साहब ने एक व्लॉग किया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू 1 के अंदर जो इजाजुल एहसन साहब ने और साकिब निसार साहब ने अपना डर्टी रोल प्ले किया था ना, वो सारा उन्होंने एलेबोरेट किया विद डॉक्यूमेंट्स। तो हमारे वो कुलीग रहे हैं, मैंने उनकी जाके मिन्नत की, उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने वो सारी डॉक्यूमेंट्स दे दिए, उसकी फाइल बन गई। कुछ रिकॉर्ड मैंने CDA से निकलवा लिया, कुछ सुप्रीम कोर्ट से निकलवा लिया। सुप्रीम कोर्ट से तो रिकॉर्ड निकला ही नहीं, क्योंकि वो रिकॉर्ड है ही नहीं। अच्छा। लेकिन वो अरबों रुपए की दिहाड़ी लगा के अरबों रुपए का फायदा जो है वो दे गए। अच्छा, मैंने सुना यहाँ पर एक वो LDA की चेयरमैन आई थी मैडम आमना, वो भी इनकी काफी इनकी रफाकत थी, दोस्ती थी। नहीं, उस बारे में मेरे नोटिस में, जिसमें वो नज़ीर चौहान साहब भी थे। चले, वो भी मेरे ख्याल से, मैं खुद उस पर थोड़ा काम कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, मैं जल्दी मुझे मिल जाएगा। अच्छा, ये सारी बातों से मुझे ये अंदाजा होता है कि PTI से थोड़ी सी नफरत ज्यादा है आपकी, ऐसा है? बस बिल्कुल। मैं अलानिया तौर के ऊपर हमेशा कहता हूँ, अच्छा, मैं अलानिया तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ के तर्ज सियासत का मुखालफ हूँ। क्यों भाईजान? वो सारी जिंदगी उन्होंने एजेंसियों की टाउटी की, हमने सारी जिंदगी एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत की। हम सारी जिंदगी पाकिस्तान के अंदर सिविलियन बालादस्ती और जमहूरियत के लिए लड़ते रहे हैं। इस आज़ाद अदलिया के लिए GPO चौक में जिस दिन एतजाज एहसन साहब को गिरफ्तार किया गया था ना, वकला बहाली तहरीक के अंदर, उस दिन इस खाकसार ने शल खाए, सर फड़वाया, आंसू गैस बर्दाश्त की। ये हमारा हमेशा का। और तहरीक इंसाफ का क्या किरदार है? तहरीक इंसाफ का किरदार ये है कि लॉन्चिंग जनरल पाशा के जरिए हुई, उसके बाद बेबी को गोद ले लिया गया जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने, उसके बाद गोद ले लिया गया जनरल फैज़ ने, फिर बाजवा साहब ने। एजेंसियों की, जजों की और एग्जेक्टिव्स की गंदगी से पलकर जो बंदा हुकूमत में पहुंचा है, उससे क्या तवक्को कर सकते हैं वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए? सबके अब नहीं ना खिलाफ, अब तो वो लित्तर वाजदे पैन है ना, पुश्ते उत्ते थे तद करके खराब ने, अब अपना थूका हुआ चाटे कहे भाई। अगर जनरल बाजवा को तुम कहते हो कि गलत हो, तो जनरल फैज को भी कहो ना गलत है। आपको सबको कहो। आपको इमरान खान बहैसियत एक लीडर पसंद नहीं है? मुझे वो कभी भी वो अलानिया तौर के ऊपर कहे कि मैं सिविलियन बालादस्ती का, अमली तौर के ऊपर ये क्या बात हुई कि जर्नैलों और जजों की टाउटी करने के बाद वजीर आजम बनो और उसके बाद कहो कि मैं सिविलियन बालादस्ती का हामी हूँ? खुद अपनी निगरानी में, अपने दस्तखतों से तुम पाकिस्तान के उस जज के खिलाफ जिसका खानदान ने अपनी दौलत जो है वो पाकिस्तान के लिए कुर्बान की, जैसे ईसा साहब, तुम उसके खिलाफ रेफरेंस झूठा दायर करो, तुम्हारी पूरी जमात उसकी करैक्टर असैसिनेशन के लिए चलाए। और ये इमरान रियाज जैसे यहूदीबर्स जो हैं सदीक जान जैसे, ये सर इन्होंने किस लेवल की उनकी क्रिटिसिज्म नहीं की। और फिर मैं ये मान जाऊं कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, जो ईमानदार लोगों के खिलाफ काम कर रहा है वो पाकिस्तान का हामी कैसे हो सकता है? मैं मुखालिफ हूं इस बात का। अच्छा। जिस दिन इमरान खान पाकिस्तान के हक में अमली कदम उठाना शुरू कर देगा,
उस दिन हम इमरान खान साहब के साथ होंगे। चले, ये तो वक्त बताएगा। साकिब निसार साहब को कैसा पाया आपने इस तमाम टेन्योर के अंदर? बहसीत चीफ जस्टिस उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए, आप वकालत करते रहे उस दौर में भी, कैसे लगे आपको उनके फैसले और वो तमाम उनका किरदार कैसा लगा? मुझे साकिब निसार साहब पे ना सबसे ज्यादा गुस्सा पता किस दिन आया? किस दिन? मेरी शादी सर, ठीक है, हाँ, और ये इतवार को भी अदालत लगा लेते थे। अच्छा, मेरी शादी को दूसरा या तीसरा दिन है तो मैंने अपनी बेगम से कहा मेरी टीवी की तरफ से ड्यूटी लगी हुई है तो मैंने जाना है। बेगम मेरी ने मुझे घूर के वेख्या उन्हें कि इतवार वाले दिन केड़ी अदालत लगदी। मैं कहा मैं सच बोलदा पिया, मैं ड्यूटी ते जाना। ए चूंकि मेरे तो अलावा इत्थे होर मुतबादल रिपोर्टर को नहीं हैगा तो उन्हें कर नहीं सकना, तो मैं मुर्शिद इतवार वाले दिन उत्थे जाके जो लाइव करना पिया, मेरी बेगम ने देखा कि हाँ वाकई रिपोर्टिंग करन गया है, तो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा ये है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ऑन लाइटर नोट देखिए ना, साकिब निसार साहब एक ताकतवर चीफ जस्टिस गुजरे, बजाय ये कि वो अदालती रिफॉर्म्स करते, उन्होंने जाके एजेंसियों की टाउटी करनी शुरू कर दी। एजेंसियों की टाउटी शुरू करनी शुरू की और ओपन कोर्ट में कहते होते थे ये मुझे मैसेज आया। अच्छा, ओपन कोर्ट में कहते ये रिपोर्टेड हुई ये चीजें, मुझे ये मैसेज आया, ये आजकूद नोटिस ले लें, वो कर दें, ये कर दें। वो आपको याद होगा मोबाइल के जी, उस एक व्हाट्सएप ग्रुप पे उस एक आजकूद नोटिस की वजह से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। बड़ा साहब, इस ऐसे जजेस को तो उल्टा लटकाना चाहिए डी चौक के अंदर। तो इनके खिलाफ पाकिस्तान इनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। ये बदकिस्मती है ना, ये पाकिस्तान के निज़ाम अदल की सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है कि इन जजों ने, इस करप्ट माफिया ने, मैं तो इन ऐसे जजों का एक ही वो है, आप कह लें कि नेक्सस 5-6-7% जो पाकिस्तान के एलीट लोग हैं ना, ये वो नेक्सस है जिन्होंने अपने लिए सारा निज़ाम बनाया हुआ है कि ऐसा कोई प्रोविजन ही पाकिस्तान के आइन में नहीं रखी हुई कि जो डकैत अदालत से चला जाएगा उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं। ये तो मेहरबानी हो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजिल साहब की कि जब निसार नकवी साहब रिजाइन दे के भाग गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई बात नहीं है कि एक बंदा जज हो, दबा कर लूट मार करे, जब उसे पता चले कि मैं बरतरफ होने जा रहा हूं तो वो रिजाइन करके भाग जाए। भागने नहीं देंगे, और हमने भी कहा कि हम भागने नहीं देंगे। वो इशू टेकअप हुआ, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने, ये प्रेसिडेंट सेट हो गया तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा, अच्छा हो गया। लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी सी एक अभाम रह गया कि असूली तौर के ऊपर तो हर रिटायर्ड जज के आमदन से ज्यादा साजात की तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जिसका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेंडिंग होगा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसके ऊपर कोई नोटिस जारी कर देगी, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वरना नहीं होगी। सिर्फ इस लकूना की वजह से ये साकिब निसार जैसे लोग जो हैं वो आज भी दंदनाते फिर रहे हैं। आप ये देखें कि बट साहब ये कोई, इन्होंने इन ऐसे जजेस ने कोई घर में प्रिंटिंग प्रेस लगाया होता है पैसे नोट छापने वाला, कि ये जब वकील होते हैं तो बड़े सादा होते हैं, कम आमदन होती है, जब ये जज होते हैं तो इनके पास गाड़ी नहीं होती, जब ये रिटायर होते हैं तो मुर्शिद इनके बाहर के मुल्क भी एहसासे होते हैं, और गाड़ियों पे गाड़ियां होती हैं। इनकी बेटियों की शादियों के जोड़े जो हैं वो इंडिया से स्पेशल बन के आते हैं, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, बेटी से याद आया, ये साकिब निसार साहब ने एक दफा केस उठाया था कब्जा माफिया और ये तमाम जो शहर में लाहौर में हो रहा था, तो तीफी भट्ट साहब जो हैं ख्वाजा तारीफ गुलशन साहब, वो इनकी अदालत में गए तो इन्होंने उन्हें कहा कि आप तो बड़े शरीफ आदमी लगते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ। मेरा एक दोस्त है जी, वो साफी है, वो कहता है कि लोहारी दा मुंडा ना जड़ा साकिब साहब, इससे बड़ा फ्रॉडिया पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम में कभी आया पाटीदा नौसरबाज। मैं जो अगर बतौर चीफ जस्टिस ये एक रिफॉर्म्स कर देते ना, यकीन माने पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाते हैं। आप जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, नीचे की अदालतें हैं, उनको कहें कि आप फैसले करें, आपके लोग बराह रास्त मेरे पास क्यों शिकायतें लेके आ रहे हैं, लेकिन ड्रामेबाज सी सारा दिन कचहरी लाके बैठा रहता सी। ना उनके फैसलों की कोई कानूनी हैसियत, ना आईनी हैसियत, ना उसकी वैलिडिटी, ड्रामा करके लगा। और फिर सबसे बड़ा जुल्म जो भट्ट साहब इस मुल्क के साथ साकिब निसार साहब करके गए हैं ना, वो ये करके गए कि ये प्रोजेक्ट इमरान खान साहब के तहत काम कर रहे थे, जनरल बाजवा जनरल फैज़ के साथ पूरे अलाइन थे। इन जजों ने साकिब निसार साहब, इजाजुल हसन साहब, मज़ाहर नकवी साहब, बंदयाल साहब, फिर इन्होंने एक आउट ऑफ टर्न जज ले आए जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को, उधर से उनको भी बीच में शामिल कर लें। वो तो अभी एजाज अफजल खान ऑन ड्यूटी, एजाज अफजल खान साहब, और इस तरह के ये 7-8-9 तकरीबन जजेस बनते हैं। इन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान के तक इस मौजूदा अदलिया में ऐसे जज साहबान भी भर्ती कर दिए हैं जो सारी ज़िंदगी पाकिस्तान को जो है ना, वो उसकी पाकिस्तान की में आइन और कानून और जमहूरियत की पीठ में छुरियां मारते रहेंगे, और वो छुरियां आपको मारती हुई नजर आती रहेंगी। अस्तगफिरुल्लाह। ये उम्र था बंदयाल साहब, आखिर पे हम उस पे आए हैं।
ये उमर अता बंदयाल साहब का जो रोल था, गुड टू सी यू, और ये तमाम चीज़ें ये भी आपने देखी, आपको इस पे कैसा लगा? क्योंकि मुझे थोड़ा सा ताजुब इसी तरह हुआ कि साकिब निसार साहब जिनसे हैं, वो उसको तीफी भट्ट को कह रहे हैं कि आप माशाल्लाह बड़े डिसेंट आदमी लगते हैं, आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, हालांकि वो देख रहे हैं कि किस केस में वो अंदर आए हुए हैं। दूसरा ये एक बंदा जो उनसे आया, एक केस में अंदर आया, उसे कह रहा है कि गुड टू सी यू, और वहाँ रुक जाएं और 6-6 बंदे आपको मिल लें, फैमिली मिल ले। तो ये कैसा लगा आपको? उमर अता बंदयाल साहब पता कौन है? जनरल ज़ियाउल हक साहब के ना एक जाती मुलाजम थे, फतेह बंदयाल साहब। अच्छा, जाती मुलाजम, ब्यूरोक्रेट थे, जाती मुलाजम थे, उमर अता बंदयाल उसके बेटे हैं। तो आप इनसे क्या तवक्को फतेह बंदयाल के बेटे हैं, ज़ियाउल हक का मुलाजिम, ये उसके बेटे हैं। तो इनसे अब भी पीछे कोई आपको इबाम है कि इन्होंने क्या करना है? तो वो जो फौजियों का बच्चा था जो इन्होंने खुद तैयार किया था, उसको उमर अता बंदयाल साहब इमरान खान को डांट सकते थे? इतनी जुर्रत थी बंदयाल साहब की। वो बंदयाल साहब जो खुद GHQ जाके मिन्नतें कर रहे थे, मुलाकातें कर रहे थे, उनकी इतनी हिम्मत है। ये साकिब निसार साहब की ना थोड़ी सी ठंडी शक्ल कॉपी है, कॉपी तो ठंडी शक्ल है। वो साकिब निसार थोड़ा सा बड़बोला था, एक्टिव था, भाटी दा मुंडा सी। भाटी दा मुंडा सी। ते ए बंदयाल साहब जरा जो है मम्मी डैडी क्लास के लड़के थे, तो शक्ल वही थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जाते जाते ये बताएं, नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, तो आपको क्या लगा? उनके साथ हाथ हो गया? क्योंकि सारी दुनिया कह रही है हाथ हो गया, वो आए प्राइम मिनिस्टर बनन सी, लेकिन भाई जेड़ा प्राइम मिनिस्टर बन गया, कैसे देखते हैं बतौर सहाफ़ी और वकील, कैसे देखते हैं सारे? बट साहब मैं तो इसमें ना सबसे ज़्यादा जिम्मेदार नवाज शरीफ साहब को और उनको, उनकी पूरी जमात को ही जो है वो समझता हूँ। इस पूरे इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आया उसकी वजूहत देखें ना, ये हम सब जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब कैंपेन करने के लिए बाहर ही नहीं निकले। फिर टिकटों की तकसीम के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो गफलत दिखाई, टाउटों को जो है वो आपने टिकटें दे दी मजबूरन। आपके किसी जगह पे आपका मुस्लिम लीग नून का कारकुन जो है वो खड़ा हुआ और वो उस टाउट के मुकाबले में जीत गया, लेकिन वो नून लीग के लोग उधर चले गए, वो कर दिया। मेरी ज़ाती राय के अंदर तो ये इनकी अपनी गफलत का नतीजा है जो इनको इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो इस तरीके से मिला। 4 दिन पहले आप जो है वो जलसे जुलसे कर रहे हैं, ना आपने कोई प्रोग्राम दिया, ना कोई बात की, ना कोई एजेंडा दिया, ना ही कोई आपने कोई ऐसी बात की जिससे वोटर जो है वो पाकिस्तान का वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ऐसी कोई भी बात जो है मुझे तो उनकी कैंपेन के अंदर इनसे उम्मीद क्या नजर आती है? जो हुकूमत है वफाकी और पंजाब की हुकूमत, इससे क्या उम्मीद नजर आती है? मेरे ख्याल में ना ये हुकूमत चलनी चाहिए, जैसे भी पाकिस्तान के आलमी सतह के ऊपर हालात बने पड़े हैं ना, तो इसको चलना चाहिए, इनको डिलीवर करना चाहिए। अगर ये डिलीवर नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली फिर पब्लिक जो है वो अपना फैसला करेगी। इमरान खान का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? हमेशा जेल च रहेगा। ख्वाहिश है होएगा, जेल च रहेगा। अच्छा। जिन्ना मर्जी जोर ला लवे इमरान खान साहब, कम अज कम मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक ना अगले 3-4 साल जरा ना वो बाहर नहीं आता। अच्छा, लिख लो 6 जजेस का खत, इस खत को कैसे देखते हैं आप? क्या ये क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रेशराइज किया जाता है, आप भी वही बात कर रहे हैं कि प्रेशराइज होते हैं, वो भी वही बात कर रहे हैं, अदलिया को आज़ाद होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से ये तो अदालत के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, ये खत जो लिखा गया। अगर ये खत जैसे कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने बात की थी ना, तो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जैसा बंदा कोई बात करें तो उसके ऊपर आंखें बंद करके यकीन करना लेना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि वो अपने फैसलों की वजह से हम लोग उनको एक ईमानदार और दलेर जज समझते आए हैं। ये 6 जज साहबान के ऊपर मैंने तो अपनी सुप्रीम कोर्ट में जो आईनी दरख्वास्त दी है, बड़ा स्पेसिफिक इल्ज़ाम लगाया कि ये इन्होंने 3 किस्म के माफियाज का एजेंडा सर्व किया है। पहला, तहरीक इंसाफ के बयानियों को इन्होंने बढ़ाया। जो तहरीक इंसाफ का बयानिया है वही इन जज साहबान का बयानिया है। जो तहरीक इंसाफ मतलब पर्पज़ अपने अचीव करना चाहती है वही जज साहबान अचीव करना चाहते हैं। मसलन तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी मुखालिफ है काजी फाजिल साहब इस्तीफ़ा दें, इन्होंने हमारे साथ ज्यादती किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फरूक साहब जो है वो इस्तीफा दें, उनके ऊपर बार बार अदम एतमाद का इजहार करते रहे पूरा साल। इन 6 जज साहबान का खत आता ही गया है, तहरीक इंसाफ ने फिर वही मुतालबा कर दिया। अच्छा, जज साहबान का मसला ये सही के साथ है कि ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं, उनकी इंटरफेरेंस को हल कराने वाली बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि काजी फाजिल साहब इस्तीफा देंगे, लाओ बिल्ली तो थैले से बाहर आ गई। दूसरा एलिगेशन, इन जज साहबान के खत के ऊपर जो डाउट है, अगर साकिब निसार साहब वाली पिछले 3-4-5 साल और बंदयाल साहब तक का दौर हमने ना देखा होता तो हम इन जज साहबान के खत को ना नेक नियति के साथ देखते, लेकिन हम मुर्शिद हमने वो दौर देखा है, एक्टिव जो कौन सी जर्नलिज्म एस्टैब्लिशमेंट की टाउटी करते हुए देखा है इन जज साहबान को। तो इसलिए इन जज साहबान के इस लेटर को मैं इतनी जल्दी सच्चा मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये जज साहबान ने मेरिट पे किया। और दूसरी बात, हम रोज यहाँ पे देखते हैं जज साहबान को दुनिया अप्रोच करती है, इंटरफेरेंस करते हैं, दबाव डाला जाता है, लेकिन जज साहबान का आइन और हलफ क्या कहता है कि आपने ना किसी दबाव में आना, ना किसी प्रेशर में आना, दोस्ती यारी ताल्लुक वासा रिश्तेदारी सारी अपनी जगह के ऊपर। लेकिन जब आप अदालत में बैठे हैं तब आपका एक ही दोस्त है और उसका नाम है आईने पाकिस्तान।
बस। अच्छा, मैंने आपने वैसे कई फैसला जगहों पे उसके सुना है मुताबिक कि करना है। सोशल मीडिया पे प्रेशर है, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, बहुत सारी बातें तो सिर्फ सोशल मीडिया से ही ले लेते हैं। प्रेशर है तो फिर ऐसे जज साहबान को नहीं होना चाहिए। हम प्रॉब्लम के किस वजह से मसाइल का शिकार है? इन वजह के जो जज एक ट्वीट से डर जाए उसको जज रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए मुर्शिद। और बिल्कुल ठीक है। एक और बात, हाँ जी। काजी फाजिसा साहब ना, काजी फाजिसा साहब पाकिस्तान की तारीख में अब दुनिया याद रखेगी कि ये एक कायदे आजम सानी की तरह का किरदार जो है वो पाकिस्तान की तारीख में याद यहीं से रखा बहुत बड़ी जाएगा। बात कर रहे हैं आप। जी, मैं उसकी आपको वजह बताता हूँ। भट्ट साहब, पाकिस्तान की तारीख में 75 साल तारीख में कभी अदलिया का एहतसाब नहीं हुआ। पूरे पाकिस्तान की आवाम की, सिविल सोसाइटी की, वुकला का हमेशा मुतालबा रहा कि जज रंगे हाथ OLX से अदालत वेचदा पे हैगा, कभी उन्होंने नहीं कढ़िया जाता है। पहली दफा काजी फाजिसा साहब ने बेड़ा चुक्या और उन्होंने अपना करप्ट जज जेड़ा ना ड्यू प्रोसेस करने तो बाद, फेयर ट्रायल देने तो बाद उन्होंने अदालत चुकटे। और फिर 21 जनवरी को जब काजी फाजिसा साहब निकलते खुद ही गए ने टर्मिनेट किया है। मुर्शिद, साडा क्रेडिट क्यों खो रहे हो? चलो ठीक है। मुर्शिद, 21 जनवरी को जस्टिस काजी फाजिसा साहब ने एक स्पीच में बताया कि 100 जजेस के खिलाफ अभी भी कंप्लेंट्स पेंडिंग हैं। तो वो जो 100 जजेस हैं ना, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये बनी हुई है कि जस्टिस काजी फाजिसा का वक्त जाया करवाया जाए, इसको किसी तरीके से एंगेज कराया जाए ताकि ये जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की तरफ ना जाए, क्योंकि ये 4, 5, 6 जज जड़े ना मुर्शिद होर फड़कते हुए नजर आ रहे हैं अपन। अच्छा, ये इस जजेस के खत के पीछे ये कहानी है। एक और बड़ी मजे की बात मैंने अपनी पिटीशन में लिखी है। हाँ। बट साहब, मलक रियाज के खिलाफ जब भी जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का बेंच सख्त ऑर्डर जारी करता है तो मुझसे साथ ही कमिश्नर रावलपिंडी को लॉन्च कर दिया जाता है। हाँ। अभी इस खत से 5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में मलक रियाज साहब की सोसाइटी है बैरिया टाउन, उसके कराची का रिकॉर्ड मांगा, चीजें मांगी, सख्त ऑब्जर्वेशन दी है, जज ना खाता आ गया। अब आप इसका रिजल्ट देखें, काजी फाजिसा साहब अंगेज हो गए, अदलिया के एहतसाब से पीछे हट गए, वो दूसरी तरफ मसरूफ हो गए, जजेस के खत के ऊपर 100 मोटो ले लिया। अब 2, 3, 4 हफ्ते जो है वो चलता रहेगा। रिजल्ट क्या निकला? बेनिफिशियरी कौन है? करप्ट जजेस। बेनिफिशियरी कौन है? PTI। बेनिफिशियरी कौन है? मलक रियाज का केस दोबारा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एडे बड़े खत चीफ साहब को इन्वॉल्व कर दिया गया। यही वो माफिया चाहता है कि चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के जो 5-6 महीने बचे ना, उनको इस तरीके से एंगेज करके उनका वक्त जाया करवा दीजिए। मेरी जाती नजर के अंदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों की इतनी सी कहानी है। ओहो, इसका मतलब आगे जाके इनसे भी कोई अच्छी उम्मीद हमें नजर नहीं आ रही। कभी भी नहीं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया मियां साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं उम्मीद करता हूं कि ये तमाम बातें आपने सुनी होंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि हम इसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट आपके लिए लेके आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।